हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 धातु व अधातु, जिसमें हमारा आज की क्लास में एक टॉपिक शेष है संक्षारण। उसे कवर करेंगे, साथ ही हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो आओ बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं संक्षारण। देखिए, टॉपिक है संक्षारण, जिसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय फर्स्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं। किसी वस्तु का जब ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या होता है, उस वस्तु पर जंग लग जाती है या उस वस्तु पर कुछ कालापन या काई छा जाती है, वही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन के देखते हैं। फर्स्ट है, देखिए, खुली वायु में छोड़ने पर सिल्वर की वस्तुएं काली होना, यानी हम जो चांदी के आभूषण देखते हैं वो अगर खुले वायु में रखते हैं वो काले हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या होगा कि यह वायु में उपस्थित, यानी जो सिल्वर धातु है वो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सल्फर सल्फाइड बनाता है, जिस कारण वस्तुएं काली हो जाती है। यानी सल्फर सल्फाइड यह उत्पाद बनेगा, उसकी वजह से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपर की चमक खत्म होना। हम तांबे के बर्तन जब मार्केट से लाते हैं तो वो काफ़ी चमकदार होते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनकी वो चमक खत्म होने लग जाती है। उसका रीज़न क्या है कि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी जो नम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, उसके साथ अभिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिस कारण इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसी कारण से तांबे की वस्तुएं में धीरे धीरे चमकहीन दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट, वेल नोन हम पढ़ते ही हैं, लोहे पर जंग लगना, कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रखने पर लोहे की वस्तुएं हैं वो भूरे रंग की परत उन पर चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं संक्षारण के, यानी इससे क्या होती है, वस्तुएं जो हैं खराब हो जाती हैं। इनके मेनली एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं कि कारण दीजिए कि सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों हो जाती है, या कॉपर की चमक खत्म कैसे हो जाती है, या लोहे पर जंग कैसे लगता है। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वस्तुओं को जंग से बचाए कैसे। देखिए, संक्षारण से सुरक्षा। जनरली हम वस्तुओं को पेंट करके, उन पर तेल लगा के, ग्रीस लगा करके, इस प्रकार की क्रिया करके लोहे या अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं। हम लोहे की जैसे रेलिंग लगाते हैं घरों में, तो हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि वो जंग से सुरक्षित रहे। इसमें एक मेन मेथड आता है जिसे आपको ध्यान में रखना है, यशद लेपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार। ये क्या होता है कि लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। तो जिंक धातु क्या करती है, लोहे और इस्पात को जंग लगने से बचाती है। सबसे पहले क्या होगा, जस्ते की परत नष्ट होगी, फिर लोहे तक पहुंचेगी ना। नमी जैसे है, भाप है, लोहा भाप के साथ क्रिया करता है, तो पहले जिंक से परत नष्ट होगी, फिर लोहे पर होगी। तो इसलिए ये विधि यशद लेपन प्रयुक्त की जाती है। अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दो, उन्हें हम और कवर कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा मिश्रातु या मिश्र धातु। नाम से स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें मिश्रण कौन सा लेना है, समांगी। समांगी मिश्रण आपको बताया था, जो भी पदार्थ हम लें उनकी अवस्थाएं समान होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए या द्रव होनी चाहिए या गैस होनी चाहिए। तो दो वस्तु, जैसे आपने लोहा ले लिया ठोस अवस्था में, कॉपर ले लिया ठोस अवस्था में, इनका मिश्रण करेंगे तो इस प्रकार से बनी वस्तु क्या कहलाती है, मिश्रातु कहलाती है। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो दैनिक लाइफ में काम आते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टेनलेस स्टील। ये किससे मिलकर के बना होता है, लोहा, निकल, क्रोमियम। इन तीन धातुओं को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो आजकल काफ़ी बर्तनों में यही इस्तेमाल किया जा रहा है। पीतल बनता है तांबा और जस्ता। कॉपर और जिंक को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, पीतल प्राप्त होता है। कांसा कैसे प्राप्त होता है, कॉपर और टिन को मिलाने से। सोल्डर, जो धातु सोल्डरिंग हम करते हैं उसके लिए प्रयुक्त की जाती है, लेड और टिन धातु इस्तेमाल करती है। इनके एग्जाम्पल हैं, ये डायरेक्ट या तो आपके एबेसदा में पूछ सकता है या सिंपली पूछा जाता है कि कांसा किन का मिश्रण है, या इनके मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु हमें प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से इनको थोड़ा ध्यान में रखिए।
अब ये मिश्रातु बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए कि शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता व गलनांक कम होता है, इसीलिए शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए यदि हम धातुओं को मिश्र कर रहे हैं, दो या दो से अधिक धातु ले रहे हैं, उनमें कोई एक धातु पारद यानी पारा है, तो उस मिश्रातु को हम क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। जैसे तांबा है, तांबे के साथ पारा मिक्स करोगे तो वो तांबे का अम्लगम हो जाएगा। कॉपर है, कॉपर के साथ अगर आप पारा मिक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉपर का अम्लगम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक संक्षारण। अब हम कवर करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्ल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु विस्थापित कर देगी, है ना। जो अधिक क्रियाशील रहेगी वो कम क्रियाशील वस्तु को वहाँ से हटा देगी। हमारे पास में एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए इसके साथ में आप सक्रियता सारणी भी ध्यान रखिए। देखिए NaCl विलयन है और कॉपर धातु है, तो NaCl देखिए अधिक क्रियाशील, कॉपर है कम क्रियाशील, विस्थापित कर पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, MgCl2 है और एल्यूमिनियम धातु। Mg अधिक क्रियाशील है, उसकी सापेक्ष एल्यूमिनियम क्या है? कम क्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम विस्थापित नहीं कर पाएगा। थर्ड देखते हैं, FeSO4 विलयन है और सिल्वर धातु, तो Fe क्या है? अधिक क्रियाशील है, क्या विस्थापित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए, AgNO3 है और कॉपर धातु है, तो AgNO3 कम क्रियाशील है, कॉपर उससे ज़्यादा क्रियाशील, तो विस्थापित कौन सा कर देगा? कॉपर यहाँ से AgNO3 को विस्थापित कर देगा और कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आया? तो आप सक्रियता सारणी को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड है, देखिए कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो देखिए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका वैसे तो एग्जाम्पल सभी हैं भाई, लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें तीनों मेथड ही यूज़ करने हैं, लेकिन हमें वस्तु क्या दी है? लोहे का फ्राइंग पैन। तो फ्राइंग पैन को हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने से ग्रीस क्या हो जाएगी? पिघल कर निकल जाएगी। पेंट होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो इसे हम किससे सुरक्षित रख सकते हैं? जिंक की परत चढ़ाकर सुरक्षित रख सकते हैं, और ये विधि क्या कहलाती है? बिल्कुल सही, ये शुद्ध लेपन कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? पहले तो देखिए यौगिक जल में विलेय है, यानी वो धातु जल में विलेय होनी चाहिए। कैल्शियम विलेय है क्या? बिल्कुल है। कार्बन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, लोहा भी जल में घुलनशील नहीं है, तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा हमारे पास? कैल्शियम। तो यहाँ से ये देखिए जल में विलेय प्रॉपर्टी से हमारे पास आंसर क्या निकल करके आ गया? कैल्शियम आ गया। और यौगिक कौन सा बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? देखिए खाद्य पदार्थों पर इन्होंने क्या किया? जिंक की बजाय टिन का लेप कर दिया। तो लेप किसका करेंगे? जो कम क्रियाशील हुए, है ना। अधिक क्रियाशील होगा तो वो खाद्य पदार्थ में जो पदार्थ होगा उसमें से किसी के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, खाद्य पदार्थ खराब हो सकता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या कर दिया? टिन का वहाँ पर लेप कर दिया कि वो कम क्रियाशील रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में देखिए कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार व स्विच दिया गया। हमारे पास चार चीज़ें हैं। कौन कौन सी? हथौड़ा है, बैटरी है, बल्ब है, तार है और स्विच है। इनका उपयोग कर धातु व अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे करेंगे? ठीक है, पता लगा सकते हैं। हमने धातुओं के गुण पढ़े थे। इनमें से देखिए हथौड़ा है, पीटने पर, बजाने पर
आवाज़ आएगी टन की, बिल्कुल होगा। बैटरी है, बैटरी के अंदर तो कुछ पदार्थ धातु के रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बैटरी के ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगी, अधातु। बल्ब है, बल्ब के अंदर भी धातु का वायर लगाया जाता है, और बाहर की स्थिति से अगर हम देखें छूने पर तो ये क्या होती है, अधातु। तार है, अगर धातु का ले रहे हैं तो वो धातु हो जाएगी। स्विच भी हम किसका लेते हैं, धातु और अधातु का मिक्स ही लेते हैं। नेक्स्ट, धातुओं व अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आंकलन कीजिए। हम एक सर्किट बना करके इनकी जांच कर सकते हैं। जैसे स्विच है, स्विच को दबाएंगे, धारा प्रवाहित हो जाएगी तो वो धातु हो जाएगी, अगर धारा प्रवाहित नहीं होती तो अधातु। सिंपल, ये तो करने वाला एक प्रैक्टिकल है, इसको आपको नोटबुक में नोट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 6th, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। हमने उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़े थे, तो क्या कहा था कि धातु ऑक्साइड है, उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। लेकिन ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्या करेंगे, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर क्या प्रदान करेंगे हमें, लवण और जल, तो वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और उदाहरण दिए थे आपको कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इसका उत्तर आप वहाँ पर देख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है कि 2 धातुओं के नाम लिखिए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। जैसे हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर H2SO4 दिया है, यहाँ पर कोई धातु लेनी है हमें M, जो क्या करे, इस अम्ल में से इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। अब कर कौन सी पाएगी, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील रहेगी, है ना। जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगी वही तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगी। तो सक्रियता श्रेणी फिर से आ गई। तो सक्रियता श्रेणी में देखिए हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन से हैं, कोई से भी ले लो, सोडियम, पोटेशियम, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो इसके अंदर कंसिडर हो जाएंगी। और 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कौन सी, कॉपर ले लो, अर्जेंटम हो गया, मरकरी हो गया, सोना हो गया, तो वो इसको विस्थापित नहीं कर पाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परीक्षण में आप एनोड व कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे। ये भी देखिए एज इट इज़ जैसा हमने किया था वैसा सिंपल हो गया। डायग्राम देखिए, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। एनोड किसका लेते हैं हम, अशुद्ध धातु का। कैथोड किसका लेते हैं, शुद्ध धातु का। और विद्युत अपघट्य जो धातु हमने ली है उसी का ही लवण रूप हम विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। एनोड से फिर क्या होती हैं, अशुद्ध धातु है, उसमें से शुद्ध धातु निकल कर कैथोड पर जमा हो जाती है और एनोड पंख बच जाता है। इसे भी आप नोट करें। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया, है ना। जगह स्पैचुला में सल्फर चूर्ण लिया, उसे गर्म किया, तो आप बता सकते हो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया, तो गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं करेगी। और आर्द्र लिटमस पत्र है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है अम्लीय प्रकृति की, तो वो क्या करेगी, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। उपरोक्त की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो सिंपल है, हमें सल्फर लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है और क्या बना देनी है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देनी है। तो सिंपल ये अभिक्रिया है, ये इस पदार्थ के अंदर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टिपिकल इनमें चीज़ तो कोई कवर करने वाली है ही नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। देखिए आप ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर सुरक्षित कर सकते हैं, ये शुद्ध लेपन करके भी सुरक्षित किया जा सकता है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, आपको बताया था, 2nd चैप्टर में भी कवर किया था हमने, 3rd में भी कवर किया था।
अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, तो वो कौन सा बनाएंगी? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। और वो क्या करते हैं? क्षार के साथ क्रिया करके लवण प्लस जल प्रदान करते हैं। तो अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के रहेंगे? अम्लीय प्रकृति के रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कारण बताना है 12th क्वेश्चन में। फर्स्ट देखिए कि प्लैटिनम, सोना व चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। देखिए वैसे तो ये धातुएं क्या हैं? कॉस्टली भी हैं और ये कम अभिक्रियाशील भी रहती है, तो वायुमंडल में इजी से ये संक्षारित नहीं होंगी, इसीलिए इनका निर्माण आभूषण बनाने में किया जाता है। कारण यहाँ पर साथ में शो हो रहे हैं, आप वहाँ से देख करके इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम व लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। ये हमने पढ़ाई था। क्या था? ये धातु क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती हैं, तो बहुत अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण क्या होगा? ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएंगी, या तो जल जाती हैं, आग पकड़ लेती हैं, तो इसीलिए इन्हें तेल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अभिक्रियाशील है फिर भी खाना बनाने के बर्तन क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा की बहुत अच्छी चालक है और इसका गलनांक भी हाई होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि अयस्कों को क्या होता है? ऑक्साइड अयस्क से बनाना ज़्यादा इजी रहता है। पढ़ाई था कि सल्फाइड और कार्बोनेट के बजाय ऑक्सीजन वाला सिस्टम सही रहता है। हम भर्जन कर देंगे, निस्तापन कर देंगे, जिससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और धातु हमें प्राप्त हो जाती है, तो इसीलिए ऑक्साइड में इसको बदला जाता है। ओके स्टूडेंट, पॉइंट्स अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन साफ करने में क्यों प्रभावी है? देखिए नींबू या इमली, इसमें हमने पढ़ा था क्या रहता है? अम्ल रहता है। अम्ल क्या करेगा? धातु के ऊपर जब मैं किसी अशुद्धि से क्रिया करेगा तो वो क्या करेगा? उसे धातु से हटा देगा और बर्तन क्या होते हैं? अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं 14th क्वेश्चन कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं व अधातुओं में विभेद कीजिए। धातु और अधातु में अंतर बताने हैं, किस गुण के आधार पर? रासायनिक गुण। भौतिक गुण तो हमने पढ़े थे, भी बजा करके पता कर लो, ऊष्मा का चालन करेगी तब पता हो जाएगा, पीट करके देख लो वह बढ़ जाएंगी। लेकिन रासायनिक गुणों के आधार पर कैसे अंतर करेंगे? तो देखिए धातुएं जो हैं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं और अधातुएं क्या प्रदान करती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में। धातुएं कैसा बनाएंगी? क्षारीय, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अपचायक प्रकृति की होती है और अधातुएं उपचायक प्रकृति की होती हैं। ठीक है, ये गुण हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिए। 1 या 2 गुण ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। इसमें देखिए कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उससे पुराने व मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे लाकर दे देती है। वह उसे एक विशेष विलयन में डालता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है और तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो हमने इसकी बात करी थी कि वह विलयन जो सोने और चांदी को गला सकता है वह कौन सा होता है? एक्वारेजिया मिश्रण, जो किससे मिलकर के बना होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। देखिए सेम जैसा हमने पढ़ा था वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। तो ये इस प्रकार से सोने के आभूषणों को चमकाने के लिए ठगी की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। देखिए कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण बताइए। अब देखिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। सेकंड आ गया लोहे का। तो अब देखिए हम टैंक में पानी रखेंगे तो गर्मी होती है, तो गर्मी से उस टैंक में भाप बनेगी
और हमने पढ़ा था कि लोहा किससे क्रिया करता है, भाप से क्रिया करता है। अब भाप से लोहा क्रिया कर जाएगा तो वो टंकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो टैंक खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 3 धातु व अधातु। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि धातु और अधातु के गुण क्या हैं। इनके हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि धातु और अधातु के बीच में अंतर बताइए। आपसे 2 अंतर पूछे या आपसे 3 अंतर पूछे, कैसे भी है तो आपको ये कवर करने हैं। तो धातु हम नॉर्मली देखते हैं आघातवर्धन होती है, तन्य होती है, साउंड होती है, और अधातु भंगुर प्रकृति की होती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। और इनके अंदर मैंने जो आपको अपवाद बताए थे उन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कंफर्म है धातुओं के रासायनिक गुण, यानी किस किस के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि धातुओं का वायु में दहन, यहाँ पर M से शो किया गया है, M है मेटल, ठीक है, M यहाँ पर मेटल को दर्शाता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में हम दहन करवाएंगे तो हमें उस धातु का क्या प्राप्त होगा, धातु ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब जब भी हम धातुओं का वायु में दहन करवाते हैं तो श्वेत ज्वाला निकलती है और राख के रूप में भी प्रोडक्ट हमारे पास में एकत्र होता है। तो इस प्रकार का रिएक्शन धातुओं का दहन करवाने पर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करवाकर क्या प्रदान करती है, धातु ऑक्साइड प्रदान करती है। और अगर ये धातु जल में घुलनशील है तो यहाँ से धातु ऑक्साइड क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिए कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इसमें अपन अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया पड़ी थी, ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, भाप के साथ, उन्हें आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है धातु की अम्ल से क्रिया। धातु जब भी अम्ल से क्रिया करेगी वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसमें ध्यान रखिए तनु अम्ल से क्यों करेगी, सांद्र से क्यों नहीं करेगी, क्योंकि सांद्र जो है वो अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते। और इसके अंदर एक पॉइंट और था, कौन से के साथ क्रिया नहीं करते हैं धातुएं लगभग, HNO3। नाइट्रिक अम्ल के साथ में मोस्टली धातुएं क्रिया नहीं करती है क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर, इसी को लेकर के बात हो रही थी। क्या है ये, सक्रियता श्रेणी, यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पे एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यही क्रम क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक क्रियाशील सोडियम पोटेशियम ये हो जाएंगी जो तुरंत वायु में बाहर रखने पर भी आग पकड़ जाती हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिए, केरोसिन में इनको डुबो करके रखा जाता है। तो जो अपवाद वाले पॉइंट है वहाँ से इस चैप्टर में क्वेश्चन जरूर आता है कि अच्छा ये सबके साथ होता है, ये इसके साथ क्यों नहीं होता, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में देखते हैं लोहा है, मैग्नीशियम है, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में रहती है। नेक्स्ट कम क्रियाशील में गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, ये सारी कम अभिक्रियाशील में रहती हैं और ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से भी पाई जाती है। कम क्रिया है, कम रिएक्टिव रहेगी दूसरे के साथ में। तो ये सक्रियता श्रेणी को 100% आपने कवर करना है। नेक्स्ट आता है आयनिक यौगिकों का निर्माण। सिंपल हमने सोडियम क्लोराइड का निर्माण पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको समझा था, तो उसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है धातु का निष्कर्षण। यहाँ से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिया जाता है। इसमें आपको मैं कुछ मेन पॉइंट बताती हूँ जिन्हें आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जैसे छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ये एग्ज़ाम में रहती हैं, खनिज है, अयस्क है, फिर आता है भर्जन क्या हो गया, फिर आ गया निस्तापन क्या हो गया, फिर एक अभिक्रिया हमने पढ़ी थी थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो धातु के निष्कर्षण में से आपसे पॉइंट बना करके पूछी जाती है। भी हाँ गैंग क्या हो सकता है, अयस्क क्या हो सकता है, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है,
भर्जन किया जाता है सल्फाइड एस्को का, निस्तापन किया जाता है कार्बोनेट एस्को का। हमें किस में बदलना होता है? ऑक्साइड में, है ना। तो ऑक्साइड में बदलेंगे तो इसके अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ये ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा इनको आप इन दोनों टर्म्स को भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आता है विद्युत अपघटनी परीक्षण। ये किस लिए किया जाता है कि धातुओं में कई बार थोड़ी बहुत अशुद्धि बच जाती है, उन्हें भी दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटनी परीक्षण कर देते हैं। इसमें आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, एनोड क्या होता है, ये लिया जाता है अशुद्ध धातु का। एक होता है इसमें कैथोड, ये लिया जाता है शुद्ध धातु का। डायग्राम देखिए साथ में आप। और विलयन में क्या रहता है, जो धातु हमने लेनी है उसका लवण विलयन यहाँ पर रहता है। अम्लीकृत विलयन ले सकते हैं, लवण विलयन ले सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर ध्यान में रखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा नहीं है कुछ परिभाषाएं, जैसे संक्षारण, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। लोहे पर जंग लगना, संक्षारण, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। फिर जैसे मिश्रातु हो गया, 2 या अधिक धातुओं को हम एक ही अवस्था में मिलाते हैं तो हमें मिश्रातु प्राप्त होती है। इसके अंदर कुछ हमने पढ़े थे स्टेनलेस स्टील, कांसा, तो इन्हें थोड़ा सा कवर करना है। यानी इस चैप्टर के अंदर लगभग क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपसे कारण पूछ लिया जाएगा, आपसे कोई टर्म उठा करके पूछ ली जाएगी, तो ये सारा प्रोसीजर एग्जाम पैटर्न का इसके अंदर रहता है। हम देखते हैं एक्वारेजिया, HNO3 और HCl का मिश्रण, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोने और चांदी को गला देती है, तो वो है एक्वारेजिया। फिर इसमें संक्षारण से बचने के उपाय आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 3। नेक्स्ट आपको सिलेबस के बारे में अपडेट देनी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो वहाँ पर आप जो RBSC ने अभी न्यू सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जो हम लगभग चैप्टर इसके अंदर कवर कर चुके हैं, फिजिक्स पोर्शन और केमिस्ट्री पोर्शन के। नेक्स्ट अब देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको पहले बायोलॉजी के चैप्टर शुरू करवाए जाए या फिर केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखा जाए। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखिए। और इस चैप्टर के आपको RBSC और CBSE के क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देखिए और अपने प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।